देखिए, पहली बात तो नोटबंदी के बाद इस देश में एक जागृति आई है आतंकवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक लड़ाई शुरू हुई है, उस लड़ाई के अंदर कल के बजट में भी आपको देखने को मिलेगी। मैं मानता हूँ कल के बजट के अंदर एक विकासमुखी बजट होगा। बजट पेश होने जा रहा है, आम बजट। उसमें राजस्थान को बहुत सी उम्मीद है कि आपकी बात जनता ने बीजेपी पर बहुत विश्वास किया है। राजस्थान के सारे MP 25 के 25 इनको दिए हैं। इस उम्मीद में बीजेपी सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको बहुत कुछ देना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी जनता में विश्वास करते हैं और जनता के आधार पर ही वो चलते हैं। इस बार का बजट आमूल चूल परिवर्तन करने वाला होगा। दशकों से जो जनता सोच रही थी कि ऐसा होना चाहिए, शिक्षा, कृषि और युवा, इन पे फोकस होगा। देखिए, राजस्थान के साथ केंद्र सरकार की पहले से ही बड़ी अनदेखी का रुख चल रहा है, जबकि राजस्थान की जनता ने केंद्र सरकार के बनने के अंदर 25 के 25 सांसद दिए हैं। फिर भी राजस्थान के अंदर जो अनदेखी की वजह से विकास होना चाहिए था केंद्र के बजट के माध्यम से, वो नहीं हो पा रहा। विनीत मान साहब, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहता हूं। 3 बड़ी बातें राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में रेलवे को लेकर कही। पहला, अरुणाचल मेघालय में रेलवे लाइन का विस्तार। नॉर्थ ईस्ट में करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए विकास के लिए और आधुनिकीकरण के लिए 1 लाख करोड़ से भी ऊपर की रकम खर्च की गई रेलवे के। तो ये क्या नाकाफी रही और इस बार ऐसे में क्या उम्मीद की जाएगी? क्या अब तक जो है नॉर्थ वेस्ट रेलवे को अछूता छोड़ दिया गया, इस बार वो उम्मीद की जाएगी? बिल्कुल। पिछले 2 बजट से 3 जब से बीजेपी सरकार आई है, हम ये बजट में देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी पैसा गवर्नमेंट दे रही है। वैसे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग बिलोंग नहीं करते, हमारी यूनियन, हम न्यूट्रल हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ने जो है पैसा दिया है। और इवन राजस्थान को देखें तो राजस्थान में भी इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर भी काफ़ी खर्च जो है गवर्नमेंट कर रही है। सालों से इंतजार था। नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी पैसा दिया है और आने वाले बजट में भी दिया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़रूरी है वो रेल के जो है सेफ्टी एस्पेक्ट को लेके है। सेफ्टी एस्पेक्ट मीन जो हमारा ट्रेन पे जो ट्रैक है, ट्रैक की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी के 2 बड़े हादसे अभी सबको याद है। उसके पीछे रीजन वही है कि आज जो हमारा रेल है वो 52 kg का रेल हम जो है यूज करते हैं, उसकी जगह 60 kg को करने की जरूरत है। अभी कोरिया से जो है एजेंसी आई थी, उन्होंने भी ये बात बताई है। आज जो हमारे पुल है रेलवे के, जो ब्रिजेज है, वो बहुत पुरानी कंडीशन में, जर्जर कंडीशन में है। तो ज़्यादा बड़ा लोड जो है अगर उस पर से गुजरता है तो वो भी एक बहुत रिस्क है। तो उस पर भी बहुत ज़्यादा पैसा, ह्यूज अमाउंट उस पर खर्च करने की जरूरत है। और उसके अलावा अगर हम जो है इस पे खर्च करें, इतना विजनरी ये बजट हो पाएगा जेटली जी के नजरिए? ट्रैक सर्किटिंग पे भी हमें जोर देना चाहिए। आज जो रेल फ्रैक्चर होते हैं, रेल फ्रैक्चर जो है उसको बचाने के लिए ट्रैक सर्किटिंग, सिग्नलिंग सिस्टम, इसमें गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है। मतलब जितना भी जेटली जी कर पाएंगे, उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए। और इसके अलावा जो सेफ्टी कैटेगरीज की जो पोस्ट हैं, ये भी भरने का काम होना चाहिए। ट्रेनिंग एस्पेक्ट को बढ़ाना चाहिए रेलवे के अंदर। जो ट्रेनिंग पे ध्यान अभी जो है कम दिया जा रहा है, इसमें ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, तो एक ज़्यादा स्टाफ अच्छी तरीके से काम करेगा। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। और एनडी माथुर साहब, आप FRBM की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे यहाँ पर, उसका क्या फ़र्क होगा? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट की रिव्यू कमेटी की भी हाल ही में रिपोर्ट आई है 4 वॉल्यूम्स में, NK सिंह पैनल की। उससे ऐसा लगता है कि अब हम एक रिजिड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट की जगह फ्लेक्सिबल सिस्टम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उससे जो अभी जो लिमिट है 3% की, GDP के 3% की, उस लिमिट को बढ़ाने की उसमें प्रस्तावना दी गई है कि ये GDP की 3 से 3.5% तक फिस्कल घाटा हो सकता है। और इससे मुझे ऐसा लगता है कि जेटली साहब इस समय एक नया फिस्कल इंस्ट्रूमेंट को यूज करना चाहते हैं, जिसमें फिस्कल मल्टीप्लायर को यूज करके, क्योंकि 1 रुपया अगर हम खर्च करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ तो उससे 2.5 रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ खर्च करते हैं तो 1 रुपए से भी कम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस फिस्कल इंस्ट्रूमेंट को यूज करने की राजकोषीय घाटा कम करना चाहिए। राजकोषीय घाटा तो शायद बढ़ सकता है, लेकिन उसके बढ़ने के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अगर खर्च करते हैं, उम्मीद की जा रही है कि कम करना चाहिए, और उस इंस्ट्रूमेंट को शायद उपयोग में लाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इनकम टैक्स स्लैब को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हर बार उम्मीद करते हैं, 3 बार से तो लगातार जेटली जी से हम उम्मीद कर रहे हैं। राइट केस है इस बार, और मैं समझता हूँ 2.5 लाख से 3 लाख जो है एग्जम्पशन लिमिट तो होनी ही है। मैं समझता हूँ इतना तो मुझे लगता है कि बढ़ेगी ये लिमिट। जो सैलरीड पर्सन है, इसको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई जमाने में 30,000 रुपये दिया जाता था, इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है गवर्नमेंट को वापस लाना चाहिए, ताकि सैलरीड पर्सन जो है, जो व्हाइट मनी में पूरा टैक्स दे रहे हैं, कि 1 नए पैसे की टैक्स चोरी नहीं कर रहे हैं, उनको जो है थोड़ी राहत मिले। ये हमारा इसमें उम्मीद है कि होना चाहिए। और मुझे लगता है टैक्स रेट्स भी कम होंगी कुछ। जी, राजीव अरोड़ा साहब, इसी से जुड़ा सवाल है।
आज तक पर आज शाम जयंत सिन्हा थे, तो उनका कहना था कि करीब कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर उम्मीद की जा रही है 2% तक कम हो जाए। उतना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन लोगों की उम्मीद पूरी हो जाएगी। नहीं, 25% पे लाना ही चाहिए। कोई वो अब समय आ चुका है, आप 3 साल आपने निकल गए, अब आपका चौथा बजट के 1 बजट कर आपको पेश करना है। 25% कब लाएंगे? अगर अभी 25-26% नहीं लाएंगे तो कैसे होएगा? और पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर 3 लाख नहीं, ये लिमिट बढ़ के 5 लाख होनी चाहिए। और ये इसको पूरी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया पूरी दुनिया के अंदर, अगर आपकी टैक्स की रेट उचित होगी तो ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस नेक के अंदर आएंगे, लोग जुड़ेंगे भी। अभी डिमोनेटाइजेशन की जो एक्सरसाइज थी उसके बाद जो जेटली, लेकिन कांग्रेस का एक द्वंद्व है, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। सोशल सेक्टर की स्कीम्स है, एक तरफ तो जो राहुल गांधी जी का अंदेशा है कि वहाँ पर सरकार बड़ी घोषणाएं करेगी। यूपी, पंजाब के साथ साथ गोवा नज़र में है, उत्तराखंड नज़र में है। तो ऐसे हालात में क्या आपको लगता है कि देश के लिए तो भला ही होगा? नहीं, देखिए, ये कहा जा रहा था कि ये डिमोनेटाइजेशन के बाद में सरकार के पास सरप्लस पैसा आएगा और उसको वो इस तरीके की चीज़ों में यूज़ कर पाएगी। लेकिन वास्तविक स्थिति अब तक किसी को मालूम नहीं पड़ी है कि वास्तव में उन्होंने कमाया है कि खोया है, कि इस पूरी एक्सरसाइज करने के अंदर, जैसे आप बात करते विजन की बात करते कि बजट कैसा आएगा, विजन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों में डिमोनेटाइजेशन के अंदर सरकार फेल रही है। 10 महीने की तैयारी के बाद अगर आप लोगों को अपना खुद का पैसा बैंक से निकालने के लिए नहीं दे पाए तो एक कंप्लीट फेलियर है, मशीनरी का कंप्लीटली फेलियर है। जो आपने सोचा था वो हुआ नहीं, और आपको बाद में बात बदलनी पड़ी कि ये इसका हमारा उद्देश्य था कैशलेस इकोनॉमी का था। तो अब सबसे बड़ी बात है, अगर आप कैशलेस करना चाहते हैं तो कल आपको घोषणा करनी पड़ेगी, कैशलेस ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो उसमें इंसेंटिव मिलेगा। जो लोग भी कार्ड से पैसे लेंगे, हो रहा है कि 50,000 से ऊपर अगर नगद निकाला तो टैक्स लग जाएगा। वो तो गलत है, वो गलत है। और कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, आप इंसेंटिव दो, लोग कैश निकालेंगे क्यों, कैश खर्च क्यों करेंगे? उल्टा अभी भी दिक्कत हो रही है, जब लोग पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हैं उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, बार बार बीच में स्ट्राइक होती है, रोकना पड़ता है। क्यों नहीं, जब आप व्यापारी को 2% का इंसेंटिव दो कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लो, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट लो, आप ऑनलाइन पेमेंट लो, जब आप ये बात करना चाहेंगे तब आपका जो उद्देश्य पूरा एड हो रहा है। मेरे ख्याल से पंकज जोशी साहब इस पर कुछ रखना चाहेंगे, कैशलेस इकोनॉमी को लेकर आपकी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक सेक्टर जिसको हम भूल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट दोनों भी बहुत बड़ा जनरेशन करने का, जॉब क्रिएशन का माध्यम हो सकता है। कैसे लोगों को सस्ते आवास कहा गया 2022 तक सबको मकान दे देंगे, लेकिन 2018 में ये काम रफ्तार का होगा। 2018 तक जो डीमोनेटाइजेशन है उसके इफेक्ट्स होंगे हमारे सामने। तो क्या ऐसे में उम्मीद करना लाजमी होगा? नहीं, देखिए क्या है कि आज की तारीख के अंदर आप क्या कॉन्क्रीट स्टेप लेते हैं उसको आप बाद में पूरा कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से अभी इस बजट के अंदर एक नया विजन आना चाहिए सरकार का। होम लोन सस्ता हो जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि थोड़ी और सस्ता होना ही चाहिए निश्चित। अभी दरें गिरी हैं और गिर जाएंगी। और उसके साथ साथ एक जुड़ा हुआ सवाल और है, जिसके पास एक प्रॉपर्टी है और उसके बाद अगर दूसरी अगर मकान और है, तो ये पंकज जिससे जानते हैं उसको भी डीम टैक्स लगता है कि उसके बाद आप क्या कमा सकते हैं, जबकि आप उसमें टैक्स उस पर कोई रेवेन्यू अर्न नहीं कर रहे। तो ये सब चेंजेस होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, भंवर सिंह जी आपके पास भी आऊंगा। पंकज जी, पहले आपसे जानना चाहता हूं इस पर। देखिए, मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। एक तो खुद जो है अरोड़ा साहब की आप देखें तो 2012 के अंदर सरकार ने जो है, कांग्रेस सरकार ने जो है कैश ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लगाए थे, और मेरे ख्याल में आज इतने बड़ी डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक छोटा सा आपने स्टेप उठाने की कोशिश की थी और शायद थोड़ी सी दबाव में आपने उसको वापस ले लिया। आप ही लोगों का दबाव था? नहीं, मैं आ रहा हूं, लेकिन आपने दबाव ले लिया ना, लेकिन आपने दबाव सरकार में मैं अभी कर रहा हूं। और आज लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कैश ट्रांजैक्शन एक अलग चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी आज पूरे विश्व ने माना कि बहुत छोटे छोटे कंट्रीज ने जो है डिमोनेटाइजेशन किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई। लेकिन इतने बड़े देश ने जो है एक इतनी बड़ी स्कीम को लेकर के वो जो है सक्सेसफुल रही। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो बेसिकली जो चीजें हैं, देखिए अभी रुक जाइए आप 2 मिनट रुक जाइए, सक्सेस रही है वो अभी जनता दूसरी चीजें जो है, दूसरी जो चीजें हैं, आपने कहा कि बेसिकली कि अभी जो बात की जा रही थी लगातार, मैं 2 चीजें आपको बताना चाह रहा हूं कि अब 2013 का यदि होम लोन्स की बात करेंगे तो होम लोन्स की जो रेटें थी वो 11% के आसपास थी। आज जो होम लोन्स की जो रेटें हैं वो 8.6 के आसपास आ गई हैं। तो ये एक इतना बड़ा जो है, बेसिकली आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि डायरेक्टली मुझे पैसे दे दीजिए। देखिए जो बेनिफिट्स हैं, लगातार जो बेनिफिट्स हैं वो लगातार जो है जो सिस्टम में है वो लगातार आ रहे हैं। 8.6% जो है आज की रेट के अंदर आप देखिए कि हाउसिंग लोन्स है, और वो और भी जो
जो है इस टाइम पे बजट आएगा तो एक्सपेक्टेशन ये कि शायद और भी सस्ते हो जाएंगे। उसके साथ जो डिपॉजिट्स हैं उस पे भी तो रेट्स कम है ना। देखिए आम जनता को कितना भारी नुकसान हो रहा है। आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? मैं रिटायरमेंट पे अपने 10 लाख रुपए बैंक में डालूंगा, पहले मुझे 12% ब्याज मिल रहा है, मैं उस पे भी आ रहा हूँ, तो नुकसान तो मेरा कर रहे हैं। मैं उस पे भी आ रहा हूँ, नहीं प्रोविडेंट फंड 8.8 चलिए जवाब सुन लेते हैं। पंकज जी बताइए दोनों पर बताइए। जहां पर ये था आज आपने कहा कि बेसिकली कि जहां पर यदि आप पिछले 2014 से लेकर के यदि आप देखेंगे तो जो बेसिकली कैपिटल मार्केट की रिटर्न्स थी, जो सिक्योर्ड रिटर्न्स थी, चाहे वो एसआईपीज की हो, चाहे वो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की हो, और चाहे बेसिकली कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग्स की हो, आपके जो एवरेज रिटर्न्स की हैं वो 15% 16% से ऊपर है। अब आप दोनों चीज चाहते हैं कि बेसिकली बिजनेस वो रिटर्न अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड सर फिर आप सरकार हैं सर, फिर आप वही कह रहे हैं, आप गवर्नमेंट नहीं चाहते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं चाहते, वो उदाहरण देता हूं आपकी सरकार ने। सुनो आप सुनो, मैं सीए में एक बात बताएं सर, बहस को जो है सवाल है आप ही की बात आपसे एक सवाल उठा रहा हूं, एक मिनट मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आपकी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया पीएफ का शेयर मार्केट में लगाया, कितना प्रॉफिट करा आपने उसमें? कौन सी जीरो। कहां पर लगाया? शेयर मार्केट में लगाया। कौन सी सरकार? भारत इसी सरकार ने पिछले साल 5,000 करोड़ पीएफ का पैसा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो लेके आओ। नहीं, आप इकोनॉमिस्ट बैठे हैं भाई साहब, इकोनॉमिस्ट क्या करेंगे? हम पीएफ के मजदूर हैं। था नहीं, किसका 5,000 करोड़ भविष्य निधि का पैसा बीमा सेक्टर में आज आपकी सरकार ने 5,000 करोड़ लगाया, जिससे मैं बताता हूं जीरो बेनिफिट हुआ है। ये नॉलेज आप नहीं एनडी साहब के पास आना चाह रहा हूं, एनडी माथुर साहब के पास आना चाह रहा हूं। इसी बात को क्लियर करना, इसी बात को क्लियर करना। अब मेरी बात सुनिए, देश ने एलआईसी ने पिछले बार 1,40,000 करोड़ रुपया कैपिटल मार्केट के अंदर क्यूआईपी के थ्रू और डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के थ्रू लगाया। सरकार के दबाव में वो नहीं लगाना चाहते। सुनिए तो सही, आप 5,000 करोड़ की बात करते हैं। एनडी माथुर साहब तस्वीर क्या रही है? एनडी माथुर साहब, भंवर सिंह जी और पंकज जी दोनों को रोक रहा हूँ। पंकज जी प्लीज, पंकज जी आ रहा हूँ, पंकज जी आपके पास भी आ रहा हूँ। माथुर साहब बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, लेकिन हुआ क्या? हुआ फैक्ट की बात है, फैक्ट की बात है। एनडी माथुर साहब क्या हुआ सर, क्या रही तस्वीर? कोई बड़ा अमाउंट नहीं है ऐसा 5,000 करोड़ रुपया, और अगर हमें उस मिला क्या? मल्टीप्लाई लेकिन उसका रिवर्ट क्या मिला? लाभ के मकसद से किया गया जो है सरकार ने ये मार्केट में लगाना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, देखिए भंवर सिंह जी, 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 देखिए भंवर सिंह जी, भंवर सिंह जी, भंवर सिंह जी, भंवर सिंह जी, केंद्र सरकार एक भी केस में, मैं आपको कह रहा हूँ 2014 से लेकर के एक भी केस में पीपीएफ में फेल नहीं है। फिर कह रहा हूं आपको, चलिए क्या होगा उम्मीद की बात करें, अब उम्मीद की बात करें, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं तुरंत। लोकतंत्र की व्यवस्था में बजट अलग प्रक्रिया है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो चुनाव है वह अलग प्रक्रिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बार बार ये कह रहे हैं और सभी जो पार्टियां हैं उनसे अपील भी कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर हमारा साथ दिया जाए कि पूरे भारत के अंदर एक साथ चुनाव कराया जाए ताकि ये जो समस्याएं बार बार नहीं आए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 फरवरी को इस बार बजट आएगा, उसमें हमारी ये अपेक्षा है कि एक तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो ना बढ़े, और इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा में और स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाए जिससे जो बेरोजगार हुआ है उनको वो शिक्षित होकर अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। यही मेरी आशा और उम्मीद है।